राइट नाउ आप अपने रिकमेंडेशन के बारे में सोचोगे बस एक रिकमेंडेशन मिल जाए, बट सोचिए आपके 3 रिकमेंडेशन मिल जाए, 3 लगातार, तो आपकी अंदर की फीलिंग क्या होगी। और वो भी डिफरेंट एंट्री, सीडीएस, एफकैट, जैक। मतलब सीडीएस एफकैट का रिटर्न मुश्किल, जैक की एसएस भी बहुत मुश्किल, बहुत लोग आते हैं। वैसे आप रिकमेंड हो जाओ, आपकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा। और आपने कोई कोचिंग भी नहीं ली है, एक पैसा का आपने मतलब कहीं नहीं दिया है, और आप रिकमेंड भी हो गए, तो आप सबसे जो भी आपके सामने आएगा आप उसको क्या बोलोगे, कोचिंग की कोई जरूरत नहीं। इनफैक्ट जिन्हें आप अभी देख रहे हैं ये बिना किसी कोचिंग के सिलेक्ट हो गई हैं। और खास बात ये, बिना किसी कोचिंग के सिलेक्ट होने के बाद इनका कहना है कि जो इनके पुराने वाले अटेम्प्ट थे, पहला या दूसरा, जिसमें वो कॉन्फ्रेंस आउट हुई थी, इस चीज ने उन्हें सिखाया है कैसे रिकमेंडेशन पाना है। और काफी सारे बच्चे अगर थोड़ा दिमाग लगाएं तो वैसे ही सीख सकते हैं। बट उसके बाद हुआ क्या, मैम ने एक, श्रेया नाम है इनका, श्रेया मैम ने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, फोर्स डिफेंस एकेडमी, मध्य प्रदेश के बहुत सुंदर शहर इंदौर में। और बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, कमाल का पढ़ाते हैं। इनका एक चैनल भी एसबी वर्ल्ड, अगर आप जाके देखोगे तो आपको कंटेंट बहुत अच्छा मिलेगा, नो डाउट अबाउट इट, लाइव लेते हैं, खास बात ये है। तो जब आप उस चैनल पे विजिट करोगे तो आपको मैम बहुत अच्छा पढ़ाते हुए दिखेंगे, उनका स्टाफ अच्छा पढ़ाते हुए दिखेगा। पर सवाल यही आता है कि एक इंसान जो खुद भी बिना कोचिंग के सिलेक्ट हुआ है, उसने कोचिंग में पढ़ाना क्यों डिसाइड किया। मैम की फाइनेंशियल कंडीशन इज वेरी स्टेबल। तो इनकी स्टोरी सुनने के बाद मेरे मन में काफी सारे सवाल आए, तो मैंने सोचा क्यों ना इनकी एक एक अटेम्प्ट को तोड़ा जाए और पता लगाया जाए कि इनकी जर्नी में रिकमेंडेशन हुआ क्या और उनकी जिंदगी है क्या एक्चुअली में। मुलाकात करते हैं श्रेया मैम से। जय हिंद मैम, कैसी हैं आप? जय हिंद शुभम, मैं अच्छी हूँ। योर स्माइल इज वेरी ब्यूटीफुल मैम, एंड आई लाइक टू से दैट कि आई थिंक शायद आपके 3 रिकमेंडेशन का कारण यही है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मैम, हमें तो रिकमेंडेशन वाले भगवान जैसे लगते हैं, वो भी 3, छोटी मोटी बात तो है नहीं। नहीं बिल्कुल, अरे आप ऐसे मत बोलिए, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लोग रेकमेंड होते हैं, बहुत बार रेकमेंड होते हैं, 3 कोई बहुत ज्यादा नहीं है। 7-8 अटेम्प्ट के बाद तो मैंने एक देखा लोगों का। मुझे लगता है ये बदनसीबी लड़कों के साथ ज्यादा, लड़कों ही शायद एक बार होते हैं, लड़कियां तो 3-3, 4-4, 5 बार देखी मैंने। खैर मैम, एक बात बताइए, फिर भी शायद हो सकता है भगवान ने ऊपर से लड़कियों को थोड़ा ज्यादा दिया हो, हिंदुस्तान कह रहा हूँ, दुनिया में लोगों ने डिस्क्रिमिनेशन कर दिया हो। बट क्या है आपका सीक्रेट? क्योंकि पहली बार तो आप रिकमेंड हुई नहीं, दूसरी बार भी नहीं हुई, तीसरी बार जाकर हुई और तब तक आपने कोई कोचिंग नहीं ली है। सो मैं जानना चाहूंगा क्या था सीक्रेट, पहले अटेम्प्ट में आपने क्या सीखा? व्हाट वाज द लेसन ऑन फर्स्ट अटेम्प्ट? तो पहला अटेम्प्ट जो था शुभम, बहुत कुछ सिखाने लायक था, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा लर्निंग जो हुई वो मेरे पहले अटेम्प्ट में ही हुई। और दूसरे अटेम्प्ट में तो एक एड ऑन था पहले अटेम्प्ट का। तो पहले अटेम्प्ट में जब मैं गई, मैंने कहीं से कोई कोचिंग नहीं ली, आई वाज वेरी रॉ एट दैट टाइम। जैसे ही गई, कॉल लेटर आया तो वहां से काफी सोचने लगी कि एसएसबी जैसा भी कुछ है एंड आई हैव टू क्रैक इट। तो उसके बाद जब मैं एंटर हुई रिपोर्टिंग डे के दिन, तो वहां पे मैंने जब देखा कि फॉर एटलीस्ट 20-30 वैकेंसीज बहुत सारे लोग रिपोर्ट करने आ रहे हैं, काफी क्वांटिटी में लड़कियां आ रही थी, बहुत अलग अलग जगह से। और मेरी जगह से मैं गई थी, मतलब मुझे कोई मध्य प्रदेश का दूर दूर नहीं दिख रहा था। और फिर जैसे ही मैं स्क्रीन हो गई तो भीड़ और छट गई। तो जब मैंने सबसे बात की तो मुझे पता चला कि बहुत सारे मिथ्स हैं एसएसबी को से रिलेटेड, कि आप पहले बार जा रहे हो, कोचिंग मत लो, कोचिंग आपकी पर्सनालिटी बिगाड़ देगा, या कोचिंग ले लो। बच्चा इसी में उलझा रहता है पहले अटेम्प्ट में कि क्या करें, कोचिंग लें या कोचिंग ना लें। और जब मैंने वहां पे लड़कियों से जब मैं मिली, मैंने इंटरेक्ट किया, तो मैंने देखा कि कई सारी लड़कियां कोचिंग लेके आई थी। दो इट वाज देयर फर्स्ट अटेम्प्ट, बट स्टिल दे वर ऑल हैविंग ट्रेनिंग एंड कोचिंग फॉर एसएसबी। तो जब वो आई, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, तो मुझे इसमें लगा कि देयर इज नथिंग हार्म इन टेकिंग कोचिंग इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, or there's nothing harm as well in not taking coaching for the first attempt, because coaching ज़्यादा मैटर नहीं करती, मैटर करता है आपका परफॉर्मेंस। और वहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने यही सीखा कि परफॉर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने ग्रिप नहीं ली अपनी परफॉर्मेंस की तो डेफिनेटली रिकमेंडेशन बहुत मुश्किल है। मैम, आपको तो मतलब गॉड वाली फीलिंग आ रही होगी, क्योंकि आपने ना तो कोचिंग ली, जो कोचिंग वाली लड़कियां थी वो स्क्रीन आउट हो गई, आपने बिना कोचिंग किया आप स्क्रीन इन हो गए, ठीक है।
फिर आपने कहा कि वहां पर ऐसे मिथ्स और परफॉर्मेंस का बहुत बड़ा लेसन मिला, बट अगर आप वहां पर काफी कुछ सीख गई थी, फिर अटेम्प्ट 2 में ऐसा क्या हो गया? क्योंकि आप तो कॉन्फ्रेंस तक की दुनिया देख चुकी है और कहीं तो डाउट आता है कि यार यहाँ तो कोचिंग ले लेना चाहिए। बिल्कुल डाउट तो आता है कि कोचिंग ले लेना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में कॉन्फ्रेंस में थी, मुझे याद है, तो मुझसे प्रेसिडेंट ने कॉन्फ्रेंस के टाइम में पूछा था, दे वर नॉट बिलीविंग दैट आई एम अ फ्रेशर एंड दे आल्सो आस्क्ड मी स्पेसिफिकली कि आपने कहीं कोचिंग ली है क्या? आई सेड नो सर, आई डिड नॉट टेक एनी कोचिंग फ्रॉम एनी सेंटर और मैं फ्रेशर ही हूँ। तो मुझे कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन था कि आई वाज वेरी क्लोज। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा मार्जिन से पीछे रह गई और समथिंग लाइक दैट। उसके पहले ही मुझे इतना तो पता ही था कि फौज है तो फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी है, तो मैं अपनी फिजिकल फिटनेस पे काम करके गई थी। द ओनली पार्ट वेयर आई लैक्ड मे बी वाज साइकोलॉजी एंड समहाउ मे बी इन माय कम्युनिकेशन, मे बी आई कैन ओनली गेस दैट। तो उस तरह से मुझे समझ में आ रहा था कि मैं बहुत दूर नहीं थी अपने रिकमेंडेशन के। फर्स्ट अटेम्प्ट में सब देख लिया कि 5 दिन क्या क्या होता है, कैसे होता है, लड़कियां आती हैं किस प्रिपरेशन के साथ आती हैं, किस स्ट्रेटेजी के साथ आती हैं, बट अभी भी कुछ रह गया था। मुझे लग रहा था कि सिर्फ देखना ही काफी है, लेकिन नहीं, आपको देखने के साथ साथ उस चीज में सब्सटेंस भी लाना पड़ेगा। इट्स नॉट ओनली अबाउट परफॉर्मेंस, इट इज ऑल्सो अबाउट परफॉर्मेंस विद बेटर थिंग्स, परफॉर्मिंग इन द बेटर मैनर। तो जब मैं सेकेंड अटेम्प्ट में गई तो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस तो था, बट वो बेस्ट नहीं, जो जिसे बेस्ट परफॉर्मेंस कहते हैं या बेटर परफॉर्मेंस कहते हैं। तो जब मैं सेकेंड अटेम्प्ट में गई उतनी मैच्योर नहीं थी, कुछ आंसर्स मैंने ऐसे दे दिए विच वाज नॉट एक्चुअली रिक्वायर्ड टू गिव। तो उन सारी चीजों की वजह से जब मैंने इंट्रोस्पेक्ट किया तो रियलाइज किया कि फर्स्ट अटेम्प्ट में सिर्फ जाना, सेकेंड अटेम्प्ट में थोड़ा बेहतर किया और इस तरह से थर्ड अटेम्प्ट में काफी कुछ बेहतर। चलो, अब आपने फिटनेस सुधार ली, कम्युनिकेशन सुधार ली, और उसके बाद अगर आपको महसूस हुई तो आपने क्या कहते हैं अपनी सब्सटेंस में जो आपको बोलने का तरीका उस पर मतलब सुधारा। अच्छा मैम, हमारे केस में क्या होता है जब हम बॉयज जाते हैं ना और हमसे अगर आयो साहब पूछ लें कि भाई तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या, तो वी हैव अ जोक अराउंड कि यार अगर आयो पूछ रहा है ना, इसका मतलब भाई इसको पूरा यकीन है सिलेक्ट हो जाएगा और अब बेटा शादी की बात के लिए पूछ रहा है तुमसे। सो इन द सेम गेम, इन द रिवर्स मैनर, आपसे पूछा गया था कि डिड यू हैव अ गर्लफ्रेंड, ठीक है, सॉरी बॉयफ्रेंड, गलत, सॉरी मैं माफी चाहता हूँ। सो डिड यू हैव अ बॉयफ्रेंड, तो यहाँ पर इंटरव्यू ने आपसे भी कुछ ऐसा सवाल पूछा था रिगार्डिंग योर बॉयफ्रेंड, सो व्हाट वाज योर वर्ड्स ऑन दैट? हाँ शुभम, मुझसे कई बार पूछा कि आपका बॉयफ्रेंड है या नहीं, आप रिलेशनशिप में हो या नहीं। अगर आप फिर जब मैंने आंसर दिया, बहुत ऑनेस्ट आंसर दिया मैंने कि नहीं मैं रिलेशनशिप में नहीं हूँ, तो उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि क्यों नहीं हूँ, क्या पेरेंट्स इतने स्ट्रिक्ट है कि तुम नहीं हो? तो फिर मैंने उस चीज का आंसर दिया। तो कंटिन्यूअसली दे वर ड्वेलिंग ओवर द सेम टॉपिक कि बॉयफ्रेंड क्यों नहीं है, और अगर नहीं है तो उसके पीछे रीजन क्या है। तो ये मेरे साथ एक बार नहीं है, मेरे साथ 3-4 बार हो चुका है, और मुझे लगता है कई लोगों के साथ ऐसा होता है। देयर आर सम डाइसी एंड ट्रिकी क्वेश्चंस इन व्हिच दे कीप आस्किंग यू अगेन एंड अगेन, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि लोग क्या सोचते हैं कि हमसे अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पूछ रहे हैं, दैट मीन्स दे आर इंटरेस्टेड इन आवर पर्सनल लाइफ। दैट्स कंप्लीटली नो, आंसर इज इन नो। ऐसा नहीं है। ये पूछने का पर्पस ये होता है, उन्हें भी कहीं ना कहीं पता है कि दिस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ, दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड दिस पर्टिकुलर फैक्टर प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ। और अगर ये फैक्टर है तो क्यों है, कैसे इम्पॉर्टेंट है, आप इसको किस विजन के थ्रू देखते हो, क्या आपका इसके ऊपर एक परसेप्शन है, और अगर नहीं है तो क्या परसेप्शन है। तो इसके पीछे कोई ऐसा लॉजिक नहीं है कि दे आर वेरी इंटरेस्टेड इन नोइंग आवर पर्सनल थिंग, इंस्टीड दे वांट टू नो आवर परसेप्शन कि हम इस चीज को कैसे कंसीव करते हैं। तो सबसे पहली बात ये थी कि जब मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया आपका बॉयफ्रेंड है नहीं, तो मैंने अपना बहुत ही ऑनेस्ट आंसर दिया नो में, जो कि सच में रियल आंसर था। उसके बाद उन्होंने मुझसे एक एसआरटी से क्वेश्चन पूछ लिया कि सपोज आपका अगर बॉयफ्रेंड है और आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, देन व्हाट विल यू डू। तो इवन दो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं था, बट स्टिल मैंने अपने आप को उस चीज पे आई स्टेप्ड इनटू दैट सिचुएशन एंड देन उस चीज को आंसर किया। तो काफी देर तक उन्हें कन्विंस करने में मुझे टाइम लगा कि मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। एंड यस, डेफिनेटली ये क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं, बट आई थिंक बट क्यों है मैम? अगर सोचा जाए किसी की गर्लफ्रेंड है या किसी का बॉयफ्रेंड है, तो वहां पर ये उसको क्या जवाब, मान लो है, फॉर एग्जांपल यू हैड अ बॉयफ्रेंड एंड इफ यू हैव सेड इट,
So what wrong will happen or what good will happen? There's nothing wrong in and nothing right. I think कि ये सिर्फ एक जवाब है और इसमें कुछ भी गलत और सही नहीं है. अगर आपको बॉयफ्रेंड है, यू कैन डेफिनेटली आंसर दैट. सपोज फॉर एग्जांपल, अगर मेरा कोई बहुत अच्छा दोस्त है and since childhood we are together or we are good friends, और अभी in present scenario he is the only person with whom I share everything, so there is nothing wrong in saying that I have a boyfriend. बॉयफ्रेंड का मतलब सिर्फ एक पर्सनल, एक पर्टिकुलर चीज से नहीं होता. देयर इज अ वास्ट डेफिनेशन ऑफ इट. तो ऐसी कोशिश मत करें कि बिल्कुल एक बॉयफ्रेंड को हमेशा नेगेटिव कंटेक्स्ट में ही देखें. इंस्टीड ट्राई टू सी द पॉजिटिविटी आउट ऑफ दैट रिलेशनशिप. And you can definitely answer if you have a boyfriend and you share a good bond together. Then there is nothing harm in answering that yes, I have a boyfriend and by this way I manage my relationship. Okay, so बस एक practical, एक sensible इंसान जैसा जवाब आना चाहिए. Definitely. Okay, fair enough. But मैम यहाँ से एक बात, मैं ये बात समझ गया कि आपको बहुत सही नॉलेज हो गई थी सेकंड अटेम्प्ट तक. थर्ड अटेम्प्ट इवेंट रिकमेंडेशन, और ये थर्ड अटेम्प्ट वो था जब आपको इंट्यूशन हो चुकी थी कि यार मैं रिकमेंड हो जाऊंगी. एंड टिल डेट आपने कोई भी कोचिंग नहीं ली. एंड राइट नाउ यू आर पार्ट विद वन ऑफ द एलाइट कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ मध्य प्रदेश. और जहां पर खास बात ये है, 7 बच्चे आप लेते हो और उन पर पूरा अटेंशन देते हो. होती 15 दिन की क्लासेस हैं, बट गोस 15-20 जितना भी अटेंशन चाहिए बच्चों को आप देते हो. सो मुझे जानना ये है कि आप जब इतना दे रहे हो अटेंशन, ठीक है, तो इसका कारण क्या है? कारण बहुत सिंपल है शुभम. पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगी कि एमपी में कोई बहुत ज्यादा एसएसबी की कोचिंग्स का स्कोप नहीं है. यहाँ पे बहुत ज्यादा इतनी बड़ी कोचिंग्स नहीं है. यहाँ के बच्चे बाहर जाते हैं, बाहर की कोचिंग्स में पढ़ते हैं, वहाँ पे अपना रिसोर्सेज और सारी चीजें देते हैं और फिर ऐसे नाम हो जाता है कि इस कोचिंग ने सिलेक्शन दिया. सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि सबसे बड़ा अगर कॉन्ट्रीब्यूशन है किसी सिलेक्शन में तो वो बच्चे का खुद का है. उसके बाद अगर कुछ गाइडेंस देने का काम या उसको थोड़ा शार्प और एज देने का काम है वो कोचिंग का है. तो ये चीज कहीं ना कहीं हमारे मध्य प्रदेश में बहुत टैलेंट है, बहुत टैलेंट है, बट यहाँ पे जो बच्चे हैं उन्हें उतनी अपॉर्चुनिटी, उतना अच्छा रिसोर्सेज नहीं मिल पा रहा था. तो मेरा पर्टिकुलर मेन एम जो था फोर्स डिफेंस एकेडमी से जुड़ने का वो यही था कि एटलीस्ट आई कॉन्ट्रीब्यूट समथिंग आउट ऑफ माई ओन विल, आउट ऑफ माई ओन गुड to those students who actually want to wear the uniform, जिनके अंदर सच में enthusiasm है, zeal है उस यूनिफॉर्म के लिए. तो मैं ये चाह रही थी कि मैं कम से कम कुछ अच्छा, कुछ ऐसा तो कर पाऊँ जिससे जो बच्चे हैं जिन्हें लगता है कि हम बाहर नहीं जा सकते या कोई भी कारण है जिसकी वजह से वो इतना हर चीज अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली उनकी हेल्प करनी चाहिए. अब शुभम, मैंने तो कोचिंग ली नहीं थी. हाँ, मुझे तो अभी भी आ रहा है कि भैया क्यों आप तो सभी को यही बोलते हो ना, कोचिंग लेने की कोशिश होती है. मैं तो रिकमेंड हो गई 3 बार. डेफिनेटली मैं इसका जवाब देती हूँ. फॉर्चुनेटली मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड और बाकी सारी चीजें मैंने बताया मेरे फैमिली में भी है, तो कहीं ना कहीं मेरे लिए वो चीज पॉजिटिव थी और मुझे बहुत ज्यादा हेल्प की अपने परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने में. बट जो बच्चे नहीं इतना समझ पाते हैं या जिनके घर में कोई नहीं है या फिर जिन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं हमें उतना गाइडेंस या अटेंशन नहीं मिल पा रही है, उसके उन लोगों के लिए ये प्लेटफॉर्म बेसिकली क्रिएट किया गया है. तो कोचिंग लेना मैंडेटरी नहीं है, बट कोचिंग लेके जाने में भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अच्छी बात है अगर आप प्रिपेयर्ड हो किसी एग्जाम के लिए और बेटर वे में प्रिपेयर्ड होना तो आपकी कहीं ना कहीं अलर्टनेस को बताता है. तो इसी वजह से मैंने सोचा कि देयर इज नथिंग रॉन्ग इन एक्चुअली गाइडिंग दोज स्टूडेंट्स हु एक्चुअली वांट टू जॉइन. तो यहाँ पे सिर्फ गाइडेंस का काम है, डायरेक्शन का काम है और सारा मोमेंटम, सारी स्पीड स्टूडेंट को खुद क्रिएट करनी पड़ती है. ये कमाल की बात है. कर्नल बर्मन सर का मैंने इंटरव्यू लिया था एंड कर्नल बर्मन सर में भी खास बात थी, कभी खुद क्रेडिट नहीं लेते. आप लोग फोर्स डिफेंस एकेडमी कभी खुद नाम क्यों नहीं लेते हो अपना, जब इतनी मेहनत कर रहे हो? 15 दिन की बात, 15 दिन का भाई बच्चे ने 15 दिन का पैसा दिया, उसमें वो आया, उसने सीखा, टाटा बाय बाय नेक्स्ट बैच. बट मुझे लॉजिक समझ नहीं आता, आप लोग क्रेडिट क्यों नहीं लेते हो जब 15 दिन के बाद भी आप उसको अटेंशन दे रहे हो. एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स केम फ्रॉम द लोअर मिडिल क्लास. आपके पास तो तनिष्क का मुझे एक सबसे बढ़िया एग्जांपल लगता है, कितनी दूर से आता था वो और बहुत ही स्मॉल फैमिली से था वो. दैट्स अमेजिंग मैम. मैम, द मोमेंट एनी स्टूडेंट एंटर योर प्रीमाइसेस, आप उसको पीआईक्यू फॉर्म और सेल्फ डिस्क्रिप्शन फिल कराते हो, ऐसा क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? शुभम, हम जैसे एसएसबी में स्क्रीन होते हैं तो वहां पे भी तो हमसे सबसे पहले हमारा पीआईक्यू और कहीं ना कहीं उसी दिन या फिर नेक्स्ट डे हमारा साइकोलॉजी टेस्ट ले लेते हैं जिसमें हमें सेल्फ डिस्क्रिप्शन देना होता है. तो रीजन बहुत सिंपल है
हम भी स्टूडेंट के बैकग्राउंड के ऊपर, उसके एजुकेशनल फैमिली बैकग्राउंड के ऊपर रिसर्च करते हैं ताकि हमें भी पता चल सके कि किस लेवल पे है ये स्टूडेंट, इससे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्या इसके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो उसको जानना हमारे लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना ही उसको खुद को जानना इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए हम पहले ही दिन उस स्टूडेंट से PIQ एंड सेल्फ डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं। मैम देखिए, PIQ फॉर्म ना कुंडली की तरह होता है, पूरी जन्म कुंडली बता देगा, कहाँ पैदा हुए, कहाँ कितनी पॉपुलेशन है, कहाँ रहते हो, सब सब बता देगा, ठीक है ना। पर उस PIQ फॉर्म को अंडररेटेड फॉर्म में आपने कई बच्चों के द्वारा देखा होगा, क्लास मॉनिटर इन 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड, ऐसी चीजें बच्चे लिखते नहीं है, बट आप लोगों का मानना होता है लिखो, ऐसा क्यों? क्योंकि शुभम, आपका ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी लाइफ में कैरी किए हो या होल्ड किए हो बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस पे ही हो। अगर आप नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल के कैप्टन या कोच रहे हो तभी आप एक अच्छे लीडर कहलाओगे, बिल्कुल नहीं। लीडरशिप का जो है आपकी पर्सनालिटी पे रोल, वो बचपन से कहीं ना कहीं शेप में आता है और उसको शेप में लाने के लिए छोटे छोटे रोल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सपोज अगर किसी बच्चे ने क्लास 1 में क्लास मॉनिटर का काम किया है तो कहीं ना कहीं ही हैड दैट टेस्ट ऑफ लीडरशिप इन हिज पर्सनालिटी, कहीं ना कहीं वो एसेंस उसने फील किया अपनी लाइफ में। और फिर जब एक बार आप एक अच्छा लीडर बन जाते हो, कहीं ना कहीं छोटा मोटा लीडरशिप का रोल कर लेते हो, सेम एज एन एक्टिंग, आप साइड रोल में पहले फिट होते हो, उसके बाद आप मेन लीड रोल या फिर हीरो और एक्टर बनते हो। तो ये सेम कॉन्सेप्ट है, इसीलिए मैं कहती हूँ कि प्लीज डू नॉट इग्नोर दीज स्मॉल थिंग्स, इंस्टीड दीज small things play very important role for your personality and selection। एक बात बताइए, जब लोअर मिडिल क्लास से इंसान आता है ना तो बहुत डेस्परेट होता है फौज के लिए। पहली बात तो उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, आपके पास आ भी गया वो। अब आने के बाद मैम इतना पागलपन है उसके दिमाग में कि अगर फौज नहीं हुई तो सब खत्म, और अगर आपने इसे वॉश आउट उसके दिमाग से नहीं किया तो वो आज क्या कभी जिंदगी में रिकमेंडेशन ले सकता है। एंड आई एम श्योर जब आप गई होंगी आप चिल आउट होकर गई होंगी, तो आप ये कैसे बात करते हो? बहुत सही कही आपने शुभम। मतलब ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बहुत नेचुरल है कि आप डेस्परेट होते हो इस एम के लिए, आप चाहते हो कितने जल्दी रेकमेंड हो जाओ, आप बिल्कुल फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हर चीज की उम्मीद करते हो, या फिर उसके बाद आप सोचते हो कि मैं क्यों नहीं हो पा रहा हूँ। बट एक चीज है जो फौज आपसे डेस्परेटली, इवन मैं कहूंगी डेस्परेटली डिमांड करती है, वो है पेशेंस। अगर आप में पेशेंस नहीं है और आप कहीं ना कहीं डेस्परेट होके जा रहे हो, डेफिनेटली आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे एंड दैट वोंट बी काउंटेड एज योर बेस्ट परफॉर्मेंस। और अगर आपका बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं है तो रिकमेंडेशन तो होप करने की मतलब गुंजाइश ही नहीं है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको डेस्परेट होने के बजाय ये ध्यान देना चाहिए, इस पे ध्यान देना चाहिए कि हम परफॉर्म कैसे करें, बेहतर करें और करते रहें। फल की ज्यादा चिंता, जैसा कि गीता में भी कहा गया है ना कि फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, तो ये बहुत ज्यादा एप्लीकेबल है फौज के लिए कि आप फल की ज्यादा चिंता मत करो, बस परफॉर्म करते रहो। ठीक है, दैट्स फेयर इनफ। बट यहाँ पर जरा थोड़ा एक नेक्स्ट लेवल लेता है मैम। जब आपको याद है आपका रिकमेंडेशन नहीं हो रहा था, यू कॉल योर ब्रदर, आपने क्या कहा था? बस मेरा हो गया, अब नहीं, बस अब कुछ और जिंदगी में। हाँ। अब ये दोनों को जरा मैच करके आप बताओ, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उस फेज में थी। हाँ। तो आप जरा समझाओ इस बात को मुझे। अच्छा, बिल्कुल सही बात का आप बोल रहे हो। एक्चुअली क्या है कि मेरी लाइफ में मेरे भाई का बहुत, मेरे ब्रदर का, मेरे एल्डर ब्रदर का बहुत इन्फ्लुएंस रहा है मुझे फौज के लिए मोटिवेट करने से लेकर प्रिपेयर करने में। Though he never planned to join army or armed forces institution, but still he had that charm, और कहीं ना कहीं he knew how to shape the personality up to that level. तो मैंने जब मेरा सेकंड अटेम्प्ट था और मुझे लगा कि मैंने अपना बेस्ट दे दिया है, तो मैंने अपने भाई को कॉल किया। आई कॉल्ड हिम एंड आई सेड कि आई स्टिल गॉट कॉन्फिडेंस आउट, व्हाट इज रॉन्ग, दिस इज इट, मतलब अब मेरा नहीं हो रहा, आई एम गिविंग अप and from the next time I'm not coming for SSB, मतलब हो गया, I have given everything। तो उस टाइम पे, वो बहुत क्रूशियल टाइम होता है लाइफ का, जब आप अपने डाउनफॉल पे होते हो या आपको लगता है कि आप उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हो या रिजेक्ट हो रहे हो, उस टाइम पे अगर आपने सही व्यक्ति से, सही इंसान से एडवाइस नहीं ली, सही इंसान को सेलेक्ट नहीं किया, भले ही कॉलिंग के लिए क्यों ना हो, डेफिनेटली आप बहुत गलत डायरेक्शन में चले जाओगे। तो फॉर्चुनेटली मैंने जैसा कि कहा कि मेरे पास मेरा एल्डर ब्रदर था। हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई एक बहुत क्लोज इंसान होता है जिससे आप हर चीज शेयर करते हो।
तो उसने मुझसे सिर्फ इतना ही कहा कि राइट नाउ यू आर नॉट इन अ स्टेट टू थिंक रैशनली, अभी तुम इन सब के बारे में मत सोचो, एंड इफ यू हैव नॉट गॉट सेलेक्टेड डेफिनेटली यू हैव नॉट गिवन योर बेस्ट बिकॉज आई नो यू वेरी वेल एंड आई नो योर कैपेबिलिटीज, so don't think that you have given your best, instead just think how to prepare well for the next time. और ये चीज मुझे इतना हार्ड हिट किया इस चीज ने मुझे, क्योंकि मैं डेफिनेटली अगर मैं उसे कॉल कर रही हूँ इस टाइम पे तो आई बिलीव हिम एंड बहुत ज्यादा भरोसा है कि वट एवर ही विल से विल बी द राइट थिंग फॉर मी। एंड देन फिर उसके बाद मैंने बिल्कुल अपना माइंड मेकअप किया एंड देन बस मैंने ये सोच लिया कि मे बी दिस इज नॉट द चांस बट नेक्स्ट टाइम आई एम द विनिंग पर्सन। तो आपके ब्रदर ने कह दिया होगा कभी ना कभी, कोचिंग फी तो मेरी लगती है कि जिस तरह से आपको गाइड किया है 3 बार रिकमेंडेशन दे गए आपके भाई, अगर देखा जाए तो। ना कोचिंग नहीं कहूंगी इसे मैम, सोच के देखो जो आप काम कर रहे हो आपके भाई ने आपके साथ कर दिया, कोचिंग की आपको जरूरत थी कहाँ? अगर भैया ना होते तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको ढूंढना पड़ जाता कुछ ना कुछ, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो मैं मानती हूँ शुभम कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपके पेरेंट्स, आपके फैमिली बिना आपको जताए या फिर आपको बिना पता लगे कर देते हैं, और बाद में आप जब रियलाइज करते हो तो फिर समझ में आता है कि ये जो कर रहे थे दैट वाज समथिंग वेरी मच कंट्रीब्यूटिंग इन योर सिलेक्शन। इट साउंड्स रियली वाइज मैम, बट यहाँ पर जरा मैं आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अटेम्प्ट को दोबारा समराइज करता हूँ। फर्स्ट अटेम्प्ट आप गई, आपने देखा, उसमें स्क्रीनिंग हो गई, आपको समझ थी, ठीक है, आपको काफी अच्छी एसएसबी की क्लियर कट नॉलेज आ गई है। नाउ आफ्टर गेटिंग अ क्लियर कट नॉलेज आपने समझा सेकंड टाइम में कम्युनिकेशन सुधारो, फिजिकल फिटनेस में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी, मुंह में बोलने के लिए कुछ होना चाहिए, खाली बोलना नहीं है वहां पर, आपने सब समझा। लास्ट योर एडवाइसेस ऑफ योर ब्रदर इज कि शांत रहे, मुझे पता तूने बेस्ट नहीं दिया, इन द थर्ड अटेम्प्ट यू गॉट रिकमेंडेड। नाउ दिस अटेम्प्ट वाज ऑफ इंट्यूशन, जब रिकमेंडेशन के नाम बोले जाने वाले हैं आपको पता लग गया है, तो ऐसा क्या पता लग गया? कहीं आप साइक की कमी बता रहे हो, कभी कुछ बता रहे हो आप, अभी क्या हो रहा है यहाँ पर थर्ड अटेम्प्ट में, क्या हो रहा है ये? सरप्राइजिंगली शुभम थर्ड अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में शायद ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थी। अच्छा, ये चीज मुझे रियलाइज हो गई थी कॉन्फ्रेंस आउट होने के बाद। जब मैं थर्ड अटेम्प्ट में थी तो सब देख रहे थे मेरा परफॉर्मेंस, ऑल ऑफ द ग्रुप्स वर वाचिंग माय परफॉर्मेंस एंड एवरीबॉडी वाज श्योर फॉर माय नेम। सब मुझसे बोल रहे थे बिफोर द डे ऑफ कॉन्फ्रेंस दैट टुमारो इज योर डे मैन, यू आर गोइंग टू गेट रिकमेंडेड, एंड आई वाज लाइक ना मुझे नहीं लगता ऐसा, ठीक है मे बी बट लेट्स सी, लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट, क्योंकि अभी भी मैं कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि मुझे पता था कि सेकंड अटेम्प्ट में मैंने ओवर कॉन्फिडेंस वाली मिस्टेक की है, और अगर इस बार भी मैं ऐसे ही सोच के या फिर कुछ ऐसे ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंटली बहुत ज्यादा हाई होप्स लेके जाऊंगी तो मुझे ही फिर दुख होगा। बट एक इंट्यूशन अगर उन्हें था तो डेफिनेटली मुझे भी रहा होगा, क्योंकि मैंने परफॉर्म किया है, मैंने 5 दिन उन चीजों को लाइव एक्सेस किया है जी। तो जब कॉन्फ्रेंस हुआ मेरा तो जब मैं कॉन्फ्रेंस के अंदर गई, आई वाज द लास्ट पर्सन इन द ग्रुप, कंप्लीट ग्रुप, मतलब पूरे ग्रुप में मैं लास्ट थी। एंड जैसे ही मैं अंदर गई कॉन्फ्रेंस में तो द फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड बाय द इंटरव्यूअर वाज लाइक क्या सोच रही थी यहाँ आने के पहले, एंड आई वाज लाइक सर आई वाज थिंकिंग नथिंग, आई वाज जस्ट एंजॉयिंग द वेदर एंड सीइंग एवरीवेयर अराउंड। तो वो जो एटीट्यूड था मेरा, दैट यू नो सिंपल एटीट्यूड, बहुत चिलिंग एटीट्यूड, बहुत ऐसा कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस, बहुत ज्यादा परप्लेक्स नहीं हूँ, आई एम वेरी नॉर्मल, और बहुत ज्यादा इस चीज को एंजॉय कर रही हूँ, इस प्रोसेस को एंजॉय कर रही हूँ। आई थिंक वो एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है एसएसबी के लिए। जितना प्रेशर, जितने नर्वसनेस के साथ आप जाओगे, जितना टेंशन लोगे, कुछ नहीं होने वाला। टेंशन लेना है तो अपने काम के लिए लो, अपने हार्डवर्क के लिए लो, अपने एफर्ट्स के लिए लो, बाकी चीजों के लिए आई डोंट थिंक सो कि हमें ज्यादा सोचना चाहिए रिजल्ट के बारे में या बाकी चीजों के बारे में। तो जब उन्होंने मुझे वहां पे असेस कर लिया कि ये काफी चिल्ड है, कूल है, इसको कोई बहुत ज्यादा टेंशन नहीं है, तो उनके उस क्वेश्चन से ही मुझे समझ में आ गया था कि कहीं ना कहीं आई एम इन टुडे। एंड ठीक है, फिर उसके बाद मैं रेकमेंड भी हुई। तो द फर्स्ट कॉल आई मेड इज टू माय ब्रदर एंड देयर ही सेड आई न्यू इट, मतलब मुझे पता था कि इस बार यू आर गोइंग टू एस इट, और हुआ वो वैसा ही हुआ। तो शुभम, इंट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपकी साइकोलॉजी में भी इवन इंट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्या है, अगर आप अपने इंट्यूशन, अपने सिक्स्थ सेंस को कहीं ना कहीं अगर इग्नोर करोगे, डेफिनेटली आप
कुछ पार्ट अपनी कोर पर्सनालिटी का इग्नोर कर रहे हो और फिर आपका वो नेचुरल परफॉर्मेंस नहीं आएगा। तो इंट्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑलवेज ट्रस्ट योर इंट्यूशन एंड ट्रस्ट योर फ्रेंड्स एज वेल, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको देख रहे होते हैं, इस पोजीशन पे होते हैं जिस पे आप नहीं होते। ये बात बिल्कुल सही कही, बट आपको सभी को समझना पड़ेगा जो स्ट्रेस वाला पार्ट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पर जरा सा स्ट्रेस ले लो ना, ऑन द बॉर्डर यू विल टेक 10x स्ट्रेस, तो ये यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार ही नहीं है। इन द मोमेंट यू हैव ओवर कॉन्फिडेंस ओवर हेयर, तो तुम बॉर्डर में पता नहीं कितनी की जानों के साथ ओवर कॉन्फिडेंस लेके बैठ जाओगे और कितनों को माओ को मतलब उनकी कोक सुनी कर दोगे। तो यहाँ पर इन चीजों का बहुत ध्यान रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और हर स्टूडेंट के साथ होते हैं, ये लोग हम स्किप कर देते हैं। मैम भाई बात बताइए, मैंने तनिष्क का इंटरव्यू लिया था एंड उसके टाइम में जीटीओ ग्राउंड नहीं था। उसके बाद वो स्क्रीन आई थिंक अपने उसके तुरंत बाद आपकी कोचिंग के बाद कॉन्फ्रेंस आउट हो गया था, जहां तक मुझे याद आ रहा है। और मैंने उससे पूछा कि फिर तो तय है कि फोर्स डिफेंस एकेडमी वाज नॉट द रीजन टू गेट रिकमेंडेशन, जीटीओ ग्राउंड आपके पास है नहीं, वो बंदा कॉन्फ्रेंस आउट हो गया। मुझे समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों कहा। अब आपके पास जीटीओ ग्राउंड आ गया है, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल, पीजीटी सब आपके पास आ गया, अभी देख भी पा रहे हैं। सो मुझे समझ नहीं आ रहा व्हाट इज द डिफरेंस एट दैट टाइम एंड टुडे। जब रिकमेंडेशन आप तब भी दे रहे हो तो ये क्यों बनाया? आपके पास तो और लैंड का खर्चा और आया होगा आपका। तो शुभम, मुझे लगता है कि हमें अपनी लाइफ में हमेशा ग्रो करते रहना चाहिए। दो हम पहले भी सिलेक्शन दे पा रहे थे, बट अभी क्योंकि कंपटीशन और बढ़ गया है और चीजें अब सब बेहतर वे में डिमॉन्स्ट्रेट की जा रही हैं, तो व्हाई नॉट हैविंग अ ग्राउंड। और ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है या फिर हमें पता नहीं कि करना क्या है। और सबसे बड़ा मोटिव ये था ग्राउंड डेवलप करने का कि हम अपने स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे वे में कॉन्सेप्ट समझा पाए। क्योंकि आप देखते हो कि जितने भी कोचिंग सेंटर वाले हैं, अगर वो अपना ग्राउंड दिखाते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि श्योर शॉर्ट वही स्ट्रक्चर्स मिलेंगे या वही पैटर्न मिलेगा। उसका पर्पस सिर्फ इतना होता है कि स्टूडेंट को उस 5 दिन के प्रोसीजर से आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फैमिलियर करा दो और ये बता दो कि ऐसी चीजें आने वाली है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। सेम थिंग वी ऑल्सो वांटेड टू डू। एंड यहाँ पे डिफरेंस क्या है बाकी सारी चीजों से, वो ये है कि हम सिर्फ ये नहीं दिखाते हैं कि इस तरह का ग्राउंड है, आपको ऐसी चीजें मिलेंगी, आप कर लो। इंस्टीड हम इसके साथ साथ उन्हें ये भी बताते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या होते हैं ग्राउंड के और किस तरह से आप कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके कोई भी स्ट्रक्चर सॉल्व कर सकते हो। तो आप उसे ये मत बताओ कि ऐसे स्ट्रक्चर्स आएंगे देख लेना, इंस्टीड आप उसे ये बताओ कि भाई कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, फॉर्मूले पे ध्यान दो, बाकी चीजें अपने आप बन जाएंगी। और इसी वजह से हमने यहाँ पे ग्राउंड डेवलप किया। हमारा जीटीओ ग्राउंड है, बहुत बड़ा ग्राउंड है, काफी अच्छा ग्राउंड है, तो वो डेवलप किया ताकि बच्चे को कॉन्सेप्ट हम बता सकें। ये बात समझनी बहुत जरूरी है। अगर सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रहे हो तो मैम आपको ये नहीं बता रही कि सर्जिकल स्ट्राइक में पहले लेफ्ट जाना, फिर राइट जाना, फिर यहाँ पर दुश्मन मिलेगा। शी जस्ट टेलिंग यू हाउ टू बी स्ट्रांग ओवर देयर। योर फंडामेंटल शुड बी वेरी स्ट्रांग। जैसा एक सोल्जर को अपनी ट्रेनिंग पे पूरा विश्वास होता है ना, यहाँ पर भी वही है। उसके बाद तो उसे अपने इंस्टिंक्ट पे, अपनी नॉलेज पे काम करना है। अब मैम यहां तक की बात हो गई है, यू हैव अ वंडरफुल टीम ऑफ द टीचर्स, ठीक है। ये नसीब आपके में तो था नहीं, आपके में तो आपके भाई ऑलराउंडर थे, ठीक है। पहली बात बताइए कि उनको मिठाई कौन सी खिलाई थी आपने जब रिकमेंडेशन हो गया आपका? कॉल तो चलो आपने बता दिया, पर कौन सी खिलाई थी मिठाई आपने उन्हें? शिवम, यहाँ पे थोड़ा उल्टा है एक्चुअली। मैंने मिठाई ले ली खिलाने के बजाय, क्योंकि मैं छोटी हूँ। अच्छा। ऑब्वियसली मोस्ट पैम्पर्ड फैमिली मेंबर हूँ अपनी पूरी फैमिली में, तो इस वजह से उल्टा हुआ थोड़ा। अच्छा, तो मिठाई आपको खाने का मौका मिला। तो खैर मैं मिठाई का सिलसिला तो अभी भी चलता रहता होगा, जब स्टूडेंट रिकमेंड होता है तो भी लाते होंगे। बट मैम एक बात बताओ, हर बच्चे की मिठाई में ना एक अलग मिठास होती है, और वो मिठाई की नहीं होती, वो जो उसके साथ टाइम बिताया होता है ना, वो उसकी होती है। कोई एक ऐसा केस भी मैंने सुने तो बहुत है, 15 दिन से ऊपर गया हो एक बच्चा जिसके पास आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ा, एक कोई कहानी क्या थी वो? कितनी अच्छी बात आपने, सबसे पहली बात तो ये बहुत अच्छी बात थी कि मिठाई में कुछ खास होता है कुछ स्टूडेंट्स के उसपे। डेफिनेटली वो जो खास, जो स्पेशल एसेंस आता है ना, वो मुझे लगता है कि दोनों के कोलैबोरेशन, कोऑर्डिनेशन और हार्ड वर्क का आता है। तो अगर वो सबसे ज्यादा होगा जब, तो मिठाई सबसे ज्यादा मीठी लगती है। तो शुभम, हाँ, एक केस था, एक लड़का था रिसेंट, जब मैंने ज्वाइन किया था उसी टाइम की बात है, फोर्स डिफेंस एकेडमी को। तो 2 दिन ही हुए थे मुझे आए हुए, एंड अभी भी स्टूडेंट से मैं बात कर रही थी, देख रही थी क्या है कैसा है। उसका लास्ट अटेम्प्ट था एनडीए का, एंड
काफी बिलो मिडिल क्लास फैमिली, एवरेज मिडिल क्लास फैमिली से था वो। एंड लास्ट अटेम्प्ट था, एंड लास्ट अटेम्प्ट में ही ओनली इंडिविजुअल अटेम्प्ट था जिसमें उसने रिटन क्वालिफाई किया था, एंड ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर एसएसबी। बहुत होप थी उसको मुझसे, मुझे भी कहीं ना कहीं होप थी, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि अब ये लास्ट अटेम्प्ट है, मुझे अपना पूरा बेस्ट देना होगा इसके। तो 2 दिन में मैंने उसे सारे कॉन्सेप्ट समझाए, उसके कम्युनिकेशन पे काफी काम किया। और वो जब मुझे बच्चों ने बताया कि मैम सो एंड सो बॉय गॉट स्क्रीनिंग, तो मुझे वो स्क्रीनिंग पे इतनी खुशी हुई ना, एज इफ कि वो मेरे लिए तो रेकमेंड हो गया था वहीं पे। क्यों ऐसा क्यों? शुभम, मैंने देखा जब मेरे लिए उसका स्क्रीनिंग होना ही एक रिकमेंडेशन के बराबर था। मतलब आई वाज सो हैप्पी दैट इट वाज हिज लास्ट अटेम्प्ट। बच्चे को कुछ भी आइडिया नहीं था और मेरे 2 दिन के एफर्ट से वो स्क्रीन हो गया। तो पहली चीज जो मैंने ये नोटिस की कि उसका कम्युनिकेशन बिल्कुल जीरो था, ना उसको प्रोजेक्ट करना आ रहा था अपनी पर्सनालिटी को किसी वे में, ना ही उसे कम्युनिकेट करना आ रहा था। तो इट वाज कम्प्लीटली जीरो एट दैट टाइम। बट 2 दिन का टाइम मेरे पास था, 2 दिन का टाइम उसके पास भी था, एंड फॉर्चुनेटली मैंने इतने एफर्ट्स तो डाले कि वो स्क्रीनिंग के साथ साथ कॉन्फ्रेंस तक पहुंचा। एंड जब वो कॉन्फ्रेंस के बाद आया, देन ही वाज लाइक कि मैम मैंने काफी कुछ सीखा है, एंड दैट वाज अ कंप्लीट मेस्मराइजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। वहां पे मैं काफी खुश थी कि एटलीस्ट 2 दिन में मैंने उसे उस काबिल तो बनाया कि वो स्क्रीन होके कॉन्फ्रेंस तक जा सके। तो काफी बच्चे आते हैं जिनका कम्युनिकेशन जीरो होता है, जो बहुत अच्छे कम्युनिकेट नहीं कर पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं एकेडमिक बैकग्राउंड उतना स्ट्रांग नहीं होता है, फैमिली बैकग्राउंड में आपको इतनी एजुकेशन के बारे में और बाकी सारी चीजों के बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं होती है। तो ये सारी चीजों की वजह से एक्चुअली मुझे बहुत ज्यादा एफर्ट डालने पड़ते हैं, एंड देन उस हिसाब से I prepare those students to get screening and recommendation. मैम, एक बहुत ही प्यारा चैनल है एसबी वर्ल्ड, वहां पर आप लाइव लेते हो, लाइव सेशन, और लाइव सेशन में होता है 1-to-1 इंटरेक्ट होता है, एंड दैट सेशन इज मोर देन व्हाट अ पर्सन कैन गेट इन अ पेड एसबी वर्ल्ड चैनल पे। अब वहां पर एक वीडियो आ रही है जो अपने आप में यूनिक है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरत है। क्या है वीडियो का टाइटल? शुभम, हमारा अभी रिसेंटली हम एक वीडियो पोस्ट करने वाले हैं जो कि मेडिकल के ऊपर है, मेडिकल ग्राउंड्स रिजेक्शन के ऊपर है। तो बच्चों को सिर्फ लगता है कि रेकमेंड हो जाने के बाद हमारी जर्नी यहीं पे एंड हो गई, बट ऐसा नहीं है। हर दिन आपको कुछ ना कुछ नया टेस्ट देना पड़ता है, और मेडिकल भी उसमें से एक है। तो मेडिकल आउट होना भी फिर आपको वापस बैक टू जीरो ले आती है। इसलिए मेरा ये वीडियो बच्चों को ये बताएगा कि किन ग्राउंड्स पे आप मेडिकली रिजेक्ट हो सकते हो, और आप बिफोर हैंड प्रिपेयर्ड रहो सारी मेडिकल चीजों के लिए, अपना टेस्ट करवाते रहो रेगुलरली, और सब कुछ ऑन काउंट अपडेटेड रखो, ताकि जब भी आप रेकमेंड हो और मेडिकल में जाओ तो कोई ऐसी प्रॉब्लम्स ना आए। तो इस पे ये वीडियो आने वाला। आप में से काफियों को शायद पता नहीं होगा, पर मेडिकल की मेजॉरिटी ऑफ चीजें आप सिविलियन वर्ल्ड में चेक करा सकते हो। देयर इज अ नीड ऑफ दैट गाइडेंस, और जब आप रिकमेंड होते हो ना, तो एक अफसोस सिर्फ इस बात का होता है कि डॉक्यूमेंटेशन बहुत फिल करने पड़ता है, वो भी मेडिकल के। यू मस्ट हैव अ क्लैरिटी ऑन दैट। So go and check out SSB World, and अगर इंदौर में हो या मध्य प्रदेश में हो या देश के किसी कोने में हो, just go। मैक्सिमम कोचिंग के साथ प्रॉब्लम होती है, वो भसड़ में सब ले लेते हैं, 100 ले रहे हैं, 200 ले रहे हैं, बट ओवर ओनली 7 स्टूडेंट्स बहुत बड़ी बात होती है। एंड ऑफिसर रैंक, रिकमेंडेड रैंक के मतलब वो लोग आपके सिर पर हैं, सो आपको डायरेक्ट यहाँ पर गाइडेंस मिलती है, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल टाइम मैम। थैंक यू शुभम। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है अंतिम पगों के निशान।